रेणुका का इल्जाम, सचिन ने दिया सायली का साथ छोड़ा देशमुख हाउस। दोस्तों, रिया ने जैसे ही रेणुका और मंदिरा के बीच की साजिश का काला पर्दा उठाया, देशमुख हाउस की नींव हिल गई। हॉल में छाया वो सन्नाटा चीख रहा था विश्वासघात की उस गहरी चोट को जो रेणुका जी ने अपने ही बेटे और बहू को दी थी। सचिन पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी मां की ओर देख रहा था, जिनकी आंखें अब भी कोई पश्चाताप नहीं दिखा रही थीं, बल्कि गुस्से और अहंकार से लाल थीं। सायली, जिसने अभी सच्चाई की कठोरता को महसूस किया था, कि मन में अब दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी विवशता थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा तूफान तो अब आना बाकी था, क्योंकि रेणुका जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब उन्हें लगा कि उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, तो उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली और अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, रेणुका का इल्जाम। उन्होंने आंखें मटकाते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में रोने का नाटक किया और सीधे सायली पर पलटवार किया। ये सब इसी लड़की का कियाद्रा है, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा। ये डायन की तरह इस घर में आए हैं और मेरे सीधे साधे बेटे को अपने वश में कर लिया है। इसने रिकॉर्डिंग की, इसने मेरी बातें मंदिरा को बताई होंगी ताकि मुझे फंसा सके। यह इस परिवार को तोड़ना चाहती है। ये चाहती है कि सचिन अपनी मां से नफरत करे। उनका आरोप केवल साजिश तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने सीधे सायली के चरित्र और बहू के रूप में उसके कर्तव्य पर सवाल उठा दिया। मैंने तो जो किया इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया, क्योंकि यह लड़की काम के पीछे भागकर घर परिवार को भूल रही थी। मेरी पीड़ा तो एक बहाना थी ताकि इसे परिवार की कीमत पता चले, लेकिन इसने तो मुझे ही अपराधी बना दिया। यह इल्जाम इतना तीखा था कि हॉल में खड़े हर सदस्य की सांस रुक गई। शकुंतला जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, रेणुका, तुम होश में नहीं हो, अपनी बहू पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। लेकिन रेणुका जी अपनी बात पर अड़ी रही। उनका मकसद अब केवल सायली को नीचा दिखाना और सचिन को भावनात्मक रूप से भ्रमित करना था। वो लगातार कहती रही कि सायली ने ही सचिन को भड़काया है और परिवार के सदस्यों के बीच दरार डाली है। यही वो निर्णायक क्षण था जहां सचिन को अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव करना था। एक तरफ उसकी मां थी, जिसका बचपन से उस पर अधिकार था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसकी आंखों में छल नहीं बल्कि गहरा घाव था। सचिन ने गहरी सांस ली। वो रेणुका जी के पास गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि असीम निराशा थी। मां, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं जानता हूं कि आप मेरा भला चाहती हैं, लेकिन भला चाहने और षड्यंत्र रचने में बहुत फर्क होता है। आपने मेरे और सायली के विश्वास को तोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने सायली के सपनों को कुचलने की कोशिश की। सचिन ने दिया सायली का साथ। उसने अपनी मां को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपनी पत्नी के काम करने के अधिकार और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। सायली ने हमेशा इस घर को प्राथमिकता दी, लेकिन जब इस घर ने ही उसे अपना नहीं समझा, तो मैं चुप नहीं रह सकता। मेरा साथ हमेशा सच के साथ रहेगा, और आज सच सायली के साथ है। रेणुका जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने इतना नाटक किया, आज उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया है। अपमान और चोट से भरकर उन्होंने सचिन को अंतिम चुनौती दे दी। ठीक है सचिन, अगर तुम्हें अपनी पत्नी के सपने इस घर से ज्यादा प्यारे हैं, तो तुम्हें चुनना होगा। या तो ये घर और तुम्हारी माँ, या ये लड़की और उसका काम। तुम दोनों इस छत के नीचे नहीं रह सकते। यह अल्टीमेटम केवल एक धमकी नहीं, बल्कि उनकी दशकों की सत्ता का अंतिम दांव था। सचिन एक पल के लिए हिला, लेकिन उसने तुरंत सायली का हाथ थाम लिया। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और बिना किसी शब्द के अपना निर्णय दे दिया। ठीक है मां, मैं इस घर को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इस जहर और झूठ को छोड़ रहा हूं। अगले ही पल एक भावनात्मक विदाई का दृश्य शुरू हुआ। सायली ने नम आंखों से शकुंतला जी का आशीर्वाद लिया, जो चुपचाप इस विवशता को देख रही थी। सचिन ने एक बैग में कुछ जरूरी सामान भरा। उसने आखिरी बार अपने बचपन के कमरे, अपने पिता की तस्वीर और उस घर की हर खुशी को देखा, जो अब केवल दर्द की यादें छोड़ रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर रेणुका जी को देखा, जो सोफे पर पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी, अपने अहंकार में लिपटी हुई। बिना एक शब्द कहे सचिन ने छोड़ा देशमुख हाउस। सायली और सचिन, पति पत्नी, हाथ में हाथ डाले एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़े। मुंबई की भागदौड़ भरी शाम में उनके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग और एक दूसरे का मजबूत सहारा था। उन्होंने शहर के एक छोटे से हिस्से में एक किराए का कमरा ढूंढा, बहुत छोटा, बहुत सामान्य, लेकिन शांति और विश्वास से भरा हुआ। जब उन्होंने पहली बार उस छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देखा, तो सायली को लगा कि वो पहली बार खुली हवा में सांस ले रही है। देशमुख हाउस सोने का पिंजरा था,
लेकिन ये छोटा सा कमरा उसका सच्चा आशियाना था। अब उनके रिश्ते में कोई तीसरा नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था और कोई भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं था। इस बड़ी कीमत पर मिली आज़ादी ने उन्हें अपनी असली उड़ने की आशा दी, एक दूसरे के साथ मिलकर बिना किसी रोक टोक के अपने सपनों की ओर बढ़ने की आशा। देशमुख हाउस भले ही छूट गया था, लेकिन उनका अटूट बंधन और उनका काम, जो उनका साझा सपना था, अब सचमुच उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। आज के एपिसोड में सायली की सुबह हमेशा की तरह जल्दी खुली, लेकिन आज उसमें एक अलग ही बेचैनी थी। वो हर दिन की तरह पूरे मन से घरवालों को नाश्ता परोस रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर भीतर कहीं हल्की घबराहट भी। उसे हॉल की सजावट का बड़ा काम पूरा करना था और थोड़ी देर की भी देरी उसकी टीम को मुश्किल में डाल सकती थी। रेणुका उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जल्दी और बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, वो घरवालों को बार बार याद दिलाने लगी कि वे जल्दी से अपने कामों पर निकल जाएं। उसके लिए जरूरी था कि घर खाली हो जाए ताकि वो सायली को आसानी से रोक सके। जैसे ही सब घर से निकले, रेणुका ने अपने कंधे और हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, जैसे उसे अचानक तेज दर्द हो रहा हो। वो धीरे धीरे कराहने लगी। सायली घबरा गई और जल्दी से उनके पास जा पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये दर्द कैसे शुरू हो गया। रेणुका ने घर में कामकाज का बहाना बनाकर सायली को एक एक कर काम देने शुरू कर दिए। कभी घरेलू राहत का लेप बनाने को कहती, कभी गर्म पानी की थैली लाने को, तो कभी बैठकर मालिश करने को। हर बार वो कहती कि सायली के बिना उसे आराम नहीं मिल सकता। सायली अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। उसे शाम से पहले हॉल तक पहुंचना था, वरना पूरा काम बिगड़ सकता था। आखिरकार उसने सचिन को फोन किया और उसे सारी बात बताई। सचिन ने रोशनी से मदद लेने का सुझाव दिया, लेकिन रोशनी ने फोन नहीं उठाया। सायली की चिंता बढ़ती जा रही थी। इस बीच रेणुका ने सचिन और सायली की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया। अब उसने और गंभीर होने का नाटक शुरू कर दिया। वो धीमे धीमे चलते हुए एक कांच का जार टकराकर गिरा देती है। आवाज सुनकर सायली और भी चिंतित हो जाती है। दूसरी तरफ सचिन डेकोरेशन के काम में उलझ चुका था और बिना सायली के निर्देशों के वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। टीम उससे सवाल कर रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह सब संभाले। शकुंतला, जो ये सब दूर से देख रही थी, समझ जाती है कि रेणुका शायद कुछ ज्यादा ही कर रही है, लेकिन वो बिना कुछ कहे हालात को देखते रहती है। इस बीच रेणुका ने सायली को और व्यस्त रखने के लिए सूप बनाने का भी आदेश दिया। सायली बेहद उलझन में थी। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ रेणुका की जरूरतें। वो दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद जब सचिन का फोन बंद हो गया, सायली और भी परेशान हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर जूही के फोन से सचिन को कॉल किया और पूरी बात बताई। उसने अपनी टीम से भी कहा कि वे मिलकर काम संभाल ले। सचिन और जूही ने पूरी कोशिश की कि सायली की गैरहाजिरी में भी सजावट पूरी हो जाए। काम कठिन था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे पूरे मन से काम करते हुए वे सजावट का हर हिस्सा सही तरीके से पूरा कर लेते हैं। दूसरी तरफ सायली अपराधबोध में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो सबको परेशानी में डाल रही है। सचिन ने हालांकि उसे थोड़ी देर के लिए डांटा भी, लेकिन उसकी आवाज में चिंता कहीं ज्यादा थी। अंत में उसने सायली को भरोसा दिलाया कि वो सब ठीक कर देगा और उसे खुद पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए। दिन के आखिर में जब मैनेजर ने सजावट देखकर तारीफ की, सचिन और जूही दोनों को राहत मिली। सचिन ने तुरंत सायली को फोन किया और उसे बताया कि सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया। सायली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत, उसकी टीमवर्क और सचिन का समर्थन, सबने मिलकर दिन को बचा लिया। वो सचिन पर गर्व महसूस कर रही थी और सचिन को भी उस पर उतना ही गर्व था। उड़ने की आशा की तरह दोनों के बीच भरोसा और समझ आज एक नई उड़ान भर चुकी थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।